जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान की भाग 5 यानी कि संघ को पढ़ रहे हैं। संघ में हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने अनुच्छेद 81 से लेकर अनुच्छेद 85 तक को कवर किया था। ठीक, अनुच्छेद 50 में हम लोगों ने संसद के बैठक, संसद का सत्रावसान और संसद के विघटन के बारे में पढ़ा था। ठीक, आज हम लोगों का स्टार्ट होता है अनुच्छेद 86। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 86 इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए। देखिए अनुच्छेद 86 में क्या बोला गया है। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति के अभिभाषण से रिलेटेड है। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति जब संसद का सत्र स्टार्ट होता है तो संसद का जो सत्र यानी कि बैठक स्टार्ट होता है तो राष्ट्रपति साहब एक अपना भाषण देते हैं। ठीक है, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संयुक्त रूप से बुलाकर एक अपना भाषण देते हैं। ठीक है, तो देखिए संसद की जो बैठक होती है वो साल में 3 बार होती है। एक बजट सत्र होता है जो फरवरी से मई के बीच में होता है, फिर एक मानसून होता है, फिर एक शीतकालीन होता है। 3 बैठक होती है। तो संसद का जो पहली बैठक होती है बजट सत्र, बजट वाली बैठक जब होती है तो उस टाइम राष्ट्रपति आते हैं और लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संयुक्त रूप से एक अभिभाषण अपना व्यक्त करते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग अनुच्छेद 86 को देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 86 में क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक, अभिभाषण का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति का भाषण, राष्ट्रपति एक संबोधित करते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करते हैं, मतलब उनको समझाते हैं, उनको अपना वक्तव्य प्रकट करते हैं। ठीक, अभिभाषण में देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक अर्थात बजट सत्र की पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। ठीक, जो हम लोग का बजट जो बैठक संसद का जो बैठक स्टार्ट होता है तो बैठक का जो पहली बैठक होती है। ठीक है, बैठक का मतलब सत्र कहते हैं, सत्र को बैठक कहते हैं। तो जो हम लोगों की पहली बैठक होती है, पहला सत्र होता है, उसे बजट सत्र कहते हैं। तो बजट सत्र में राष्ट्रपति साहब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संयुक्त रूप से, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा, किसी में से एक सदन में अपना एक अभिभाषण देते हैं। ठीक है, कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। कब देता है? पहली बैठक में देते हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, दोनों को, लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से बुलाकर एक अभिभाषण देते हैं। ठीक है, और जो अभिभाषण देते हैं तो क्या देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो संसद का अभिभाषण, जो उनका भाषण होता है, उस भाषण को कौन लिखता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा उनको एक भाषण लिखा हुआ पत्र मिलता है, उसी को देखकर वो पढ़ते हैं। ठीक है, कौन? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, तो वही दूसरा में बताइए कि राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा लिखा जाता है। ठीक, तो अनुच्छेद 86 समझ में आया। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है। राष्ट्रपति संसद के पहले सत्र में लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से बुलाकर एक भाषण देते हैं। फिर और उनके भाषण को कौन लिखता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल उनके भाषण को लिखते हैं। ठीक, ये हो गया अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86। अब देखते हैं अनुच्छेद 87। देखिए अनुच्छेद 87 क्या कहता है? अनुच्छेद 87 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ठीक, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण का मतलब क्या होता है कि देखिए जब लोकसभा का चुनाव होता है, यानी देखिए जब लोकसभा 2024 में चुनाव होगा, ठीक, लोकसभा 2024 का जब चुनाव होगा तो सब कुछ भंग हो जाएगा, फिर से नया चुनाव होगा, फिर से नए नए सांसद आएंगे, जो जीतेगा वो उसमें जाएगा, फिर से देखिए नई नई पार्टियां आएंगी। तो उस टाइम जब नई पार्टी का गठन होगा, जब नए लोग जाएंगे, नया प्रधानमंत्री चाहे मोदी जी बने चाहे कोई दूसरे पार्टी का प्रधानमंत्री बने, उस टाइम जब संसद भंग होकर फिर से नई संसद का गठन होता है तो उस टाइम पहली बैठक में यानी बजट सत्र में राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं। ठीक है, नवनिर्वाचित लोकसभा का जब नवनिर्वाचित होता है तो उस टाइम अपना राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। ठीक, ये राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण ये तब होता है जब लोकसभा नवनिर्वाचित होकर आती है। ठीक, जब लोकसभा नवनिर्वाचित होकर आती है तो अनुच्छेद 87 में क्या है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ठीक है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण यानी कि 5 वर्ष बाद, अब लोकसभा जब गठित होती है तो 5 वर्ष बाद ही होती है, क्योंकि चुनाव 5 वर्ष बाद ही होता है। तो 5 वर्ष बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को, 5 वर्ष बाद जब चुनाव होता है तो नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। ठीक है, संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। ठीक, यह किसी भी सदन में हो सकता है। ठीक है, यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी भी सदन में हो सकता है। ये दोनों लोगों को संयुक्त रूप से, देखिए पहला अभिभाषण में क्या था कि पहला अभिभाषण में वो हर एक साल वो दे सकते हैं, लेकिन
राष्ट्रपति का जब विशेष अभिभाषण होता है तो वो जब लोकसभा नवनिर्वाचित होकर आती है तब इनका विशेष अभिभाषण होता है, तब इनका विशेष अभिभाषण होता है किसका, राष्ट्रपति का। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। यह किसी भी सत्र में हो सकता है। समझ में आया? अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 86 में लोकसभा का साधारण अभिभाषण और 1987 में लोकसभा राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ठीक, 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण और 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण यानी कि लोकसभा जब नवनिर्वाचित होकर आती है, नई लोकसभा जब आती है तब उस टाइम इनका विशेष अभिभाषण होता है। ठीक, ये 5 वर्ष बाद होता है, यानी जब इनका चुनाव प्रक्रिया होती है तब आता है। ये संसद के किसी भी भाग में हो सकता है, यानी लोकसभा में हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है। ठीक, तो ये रहा अनुच्छेद 86 और 87। अब हम लोग आगे देखते हैं अनुच्छेद 88। देखिए अनुच्छेद 88 में क्या है कि सदन में मंत्री तथा महान्यायवादी के लिए विशेष प्रावधान है। देखिए इसमें क्या है, अनुच्छेद 88 में क्या है, सदन में मंत्री और महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, में चर्चा है। किसका, मंत्री और महान्यायवादी। मंत्री मतलब मिनिस्टर और महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी का मतलब क्या होता है, एक भारत सरकार का वकील, एक तरह से कहिए इसको, भारत सरकार का वकील। तो इन दोनों के बारे में चर्चा है। देखिए इसमें क्या चर्चा है कि मंत्री, देखिए मंत्री या लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, किसी का हो, लेकिन मंत्री बैठता कहाँ पे है, लोकसभा में बैठता है। मंत्री या लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, वो बैठता कहाँ पे है, तो लोकसभा में बैठता है। और महान्यायवादी भी, कि महान्यायवादी, देखिए महान्यायवादी को भी अधिकार दिया गया है। हालांकि वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है महान्यायवादी, लेकिन उसका अधिकार है कि वो संसद में बोल सकता है। ठीक, तो वही उसमें बताया गया है कि मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकता है, किंतु महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकता। मंत्री अपने सदन में जाकर वोट करता है जिस सदन का वो सदस्य होता है। ठीक, देखिए मंत्री चाहे महान्यायवादी किसी भी सदन में वो बोल सकता है। मंत्री लोग तो सदस्य होते हैं लेकिन महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते हैं। और मंत्री, मैक्सिमम मंत्री लोकसभा के होते हैं और राज्य दोनों के होते हैं, लेकिन वो बैठते कहाँ पे हैं, तो लोकसभा में बैठते हैं। ठीक, मंत्री कहाँ पे बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं। लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो वोट डालने के लिए अपने सदन में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई राज्यसभा का मंत्री है तो बैठेगा कहाँ, लोकसभा में। और जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा से आकर यहाँ पे चुनाव डालेगा, राज्यसभा में अपने सदन में आकर चुनाव डालेगा। और महान्यायवादी क्या होता है, ये तो कोई संसद, राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य तो होता नहीं है। ये क्या करता है, ये बोल सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ये भाग ले सकता है, कोई भी सदन में ये बोल सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं होता है। कौन, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये रहा अनुच्छेद 88। ठीक है, तो अनुच्छेद 86, 87, 88। 86 में क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है। 87 में क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। और 88 में क्या है, संसद में मंत्री और महान्यायवादी के बारे में है। ठीक, मंत्री और महान्यायवादी के बारे में है। अब देखते हैं अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 में देखिए क्या है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा है। ठीक, अनुच्छेद 89 में क्या है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा है। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं। राज्यसभा का सभापति, ठीक, राज्यसभा का सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। देखिए राज्यसभा का सभापति क्या होता है, राज्यसभा का सभापति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये केवल उपराष्ट्रपति होता है। देखिए जब उपराष्ट्रपति का पद जब बनाया गया था, उपराष्ट्रपति का जब पद बनाया गया था तो वो किस लिए बनाया गया था, उपराष्ट्रपति का काम केवल इतना ही है कि वो राष्ट्रपति देखता रहेगा कि राष्ट्रपति कब या कोई विदेश दौरे पर जाए या कहीं भी इनका कोई भी या तो इनको कुछ हो जाए, यानी अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ये तुरंत ज्यों देखेंगे राष्ट्रपति कुछ हुआ है तुरंत जाकर राष्ट्रपति का स्थान ले लेगा। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेगा। तो राष्ट्रपति तो भाई हर एक टाइम हर एक दिन उनका कुछ ना कुछ तो होता नहीं रहेगा। राष्ट्रपति पे जब महाभियोग या जब कुछ भी लगा रहेगा तो 1-2 साल बाद ही होगा, तब तक ये क्या 1-2 साल तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो इसलिए उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बनाया गया, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बनाया गया। ये राज्यसभा के सदस्य वगैरह या लोकसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, इनको डायरेक्ट बनाया गया था, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो वही से बताया गया है कि राज्यसभा का सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि वह भारत का उपराष्ट्रपति है।
तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, आगे देखिए, सभापति राज्यसभा का आगे क्या है? सभापति राज्यसभा का पदेन होता है। देखिए, सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन होता है, पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब कि सर्वे सर्वा, पदेन का मतलब कि सर्वे सर्वा, यानी राज्यसभा का सर्वे सर्वा कौन होता है? उसके सभापति होते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। ठीक, तो राज्यसभा क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उसके सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति। ठीक, आगे देखिए, अर्थात राज्यसभा में वो सर्वोपरि होता है। सभापति राज्यसभा का पदेन होता है, सर्वे सर्वा होता है, अर्थात राज्यसभा में वो सर्वोपरि होता है। ठीक, राज्यसभा में सर्वोपरि कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उसका पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। आगे देखिए, सभापति अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु जब पक्ष तथा विपक्ष का मत बराबर हो तो सभापति अपना मत देते हैं तथा उनका मत निर्णय ला देता है, जिसे निर्णायक मत कहते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति या सभापति संसद के सदस्य तो होते नहीं है, इसलिए जब चुनाव वगैरह होता है तो अपना मत नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो संसद के सदस्य है ही नहीं, तो वोट कैसे देंगे? ठीक है, लेकिन यदि पक्ष या विपक्ष दोनों का चुनाव प्रक्रिया चल रहा है और पक्ष और विपक्ष दोनों का मत समान हो जाए, एक बराबर हो जाए, तो उस टाइम क्या होता है? उपराष्ट्रपति तो वोट देंगे नहीं, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य है ही नहीं, तो वोट कहां से देंगे? लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया होता है और पक्ष या विपक्ष दोनों का मत बराबर आ जाए, उस टाइम पे क्या होगा? तो उस टाइम पे उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? दोनों का निर्णय कर देंगे, यानी कि ये जिसको वोट दे देंगे, बाई चांस 10 वोट इनको पड़ा है, 10 वोट इनको, दोनों लोग को बराबर पड़ा है, तो राष्ट्रपति यहाँ पे सभापति हैं, तो उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति जिसको चाहेंगे उनको अपना एक वोट दे देंगे, तो उनका 11 हो गया, इसका 10 हो गया, यानी जिसको उपराष्ट्रपति वोट देगा वो जीत जाता है। इसीलिए इसको निर्णायक मत कहते हैं। मतलब इनका मत ही निर्णय कर देता है कि वो जीत जाएगा, क्योंकि दोनों लोगों को तो बराबर है, अगर कोई एक को ये दे देंगे तो वो तो जीत जाएगा। इसीलिए उपराष्ट्रपति के मत को निर्णायक मत देते हैं, निर्णायक मत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्णायक मत कहा जाता है। ठीक है, ये कब देते हैं? जब पक्ष और विपक्ष दोनों में मत बराबर हो जाए, तब उपराष्ट्रपति अपना मत देते हैं। ऐसे कोई चुनाव प्रक्रिया में इनका मत नहीं देते, यानी वोट ये नहीं डाल सकते, क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक, सभापति अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु जब पक्ष तथा विपक्ष का मत बराबर हो तो सभापति अपना मत देते हैं तथा उनका मत निर्णय ला देता है, जिसे निर्णायक मत कहते हैं। ठीक, समझ में आया? ये रहा सभापति और उपसभापति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, सभापति और उपसभापति। तो पहले सभापति के बारे में पढ़िए। सभापति के बारे में 2-3 लाइन पढ़े हम लोग। सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। सभापति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सभापति का मत क्या होता है? निर्णायक मत होता है। जब बराबर कंडीशन आ जाए उस टाइम सभापति मत देता है। चौथा देखिए क्या है, अब देखिए उपसभापति के बारे में। सभापति के अनुपस्थिति में बाई चांस ऐसा कोई केस आ जाए जब सभापति को अनुपस्थिति हो जाए या उनकी तबीयत खराब हो जाए, कोई विदेशी दौरे पे चले जाएं या वो कोरोना के काल में क्वारंटाइन हो जाए, तो उस टाइम क्या होगा? तो सभापति के अनुपस्थिति में उपसभापति आते हैं। ठीक है, सभापति के अनुपस्थिति में उपसभापति आते हैं। ठीक है, कौन आता है? उपसभापति आते हैं। जैसे बाई चांस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया हो, तो उस टाइम उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे, तो उपराष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो राज्यसभा के सदस्य का, राज्यसभा के सभापति का कौन कार्यकाल संभालेगा? तो उस टाइम उपसभापति ही आते हैं। तो उपसभापति कहाँ से आते हैं? उपसभापति यही राज्यसभा में से कोई सीनियर, सबसे सीनियर होता है, उसी को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सभापति के अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य करते हैं। ठीक, सभापति के अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य करते हैं, किंतु वह उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करता है। यह कार्य किसके करते हैं? राज्यसभा के सभापति का कार्य करते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करते हैं, राज्य के सभापति का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही उपसभापति को चुनता है। देखिए, उपसभापति कहाँ से आते हैं? तो उपसभापति राज्यसभा में जो 245 सीट होती हैं, 245 सदस्य हैं, उनमें से जो सबसे सीनियर रहेगा, जो सबसे बूढ़ा रहेगा, जिसको काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया हो, तो 5 लोगों को ऐसे ही 5 लोगों को
5 लोगों की एक लिस्ट बनाई जाएगी और राष्ट्रपति को भेजी जाएगी और राष्ट्रपति वहाँ पे देखेंगे कि हाँ भाई ये 5 लोग सीनियर लोग हैं और 5 में से किसी एक का नाम दे देगी, उसी को सभापति बना दिया जाएगा। कब? जब सभापति अनुपस्थित हो। ठीक है, उस टाइम सभापति का कार्य कौन करेगा? तो उपसभापति कार्य करेगा। ठीक है, आगे देखिए, अतः उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, तो राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही उपसभापति को चुनता है, अतः उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। देखिए, तो जब उपसभापति होता है तो उपसभापति तो राज्यसभा से ही ना आया है, तो उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक, आगे देखिए, नोट में लिखिए, जब सभापति तथा उपसभापति दोनों अनुपस्थित रहें तो राज्यसभा में से 5 वरिष्ठ सदस्य में से राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया व्यक्ति अस्थायी सभापति होता है। बताया ना कि जब सभापति अनुपस्थित रहेंगे तो उस टाइम 5 सीनियर लोगों को का एक लिस्ट बनाकर राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति वहां से एक को चुनकर बताएंगे कि हाँ इनको आप रख लीजिए, तो उनको एक अस्थायी सभापति के रूप में बनाया जाता है। अस्थायी का मतलब कि जब चुनाव प्रक्रिया राष्ट्रपति का हो जाए तो फिर उपराष्ट्रपति अपने स्थान पे आ जाएंगे, तो ये अपने स्थान पे चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जो अनुच्छेद 89 है, इस अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा है, लेकिन 89 के बाद 90, 91, 92 अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 91, अनुच्छेद 92 ये तीनों इसी से रिलेटेड है, यानी कि राज्यसभा के सभापति और उपसभा से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो यही जो हम लोग जो मैं बताया आप लोगों को 1 2 3 4 5 प्रकार बताए ना, तो यही 5 प्रकार ये अनुच्छेद 90, 91 और 92 में दिया गया है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से रिलेटेड जो कुछ भी है वो अनुच्छेद 90, 91 और 92 में दिया गया है। ठीक, तो यही सब है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही सब आप पढ़ लेंगे, हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 93। ठीक है, जैसे कि राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा अनुच्छेद 89 में है, उसी तरह अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। जैसे राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, उसी तरह लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि अनुच्छेद 90, 91, 92 मैंने क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि अनुच्छेद 90, 91, 92 यही सब तो है, यही जो पढ़ाया यही इसी सभापति और उपसभापति से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट आ गए अनुच्छेद 93 पे। ठीक है, क्योंकि लोकसभा के सभापति के बाद डायरेक्ट आते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, क्योंकि सेम टू सेम बात तो है, लोकसभा के अध्यक्ष ये भी राज्यसभा के अध्यक्ष एक ही है। अध्यक्ष को हम लोग सभापति कहते हैं, अध्यक्ष को हम लोग सभापति कहते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 93 में क्या है, जैसे अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा है, वैसे ही अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। ठीक, तो आइए इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। ठीक, लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। देखिए, जैसे राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति को राज्यसभा के सदस्यों में चुना गया था? नहीं, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति का पद है। ठीक है, उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों में से चुना गया था, लेकिन ऐसी लोकसभा में ऐसी कंडीशन नहीं है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्य में से ही आता है। ठीक है, लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष चुन लेता है। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है, यानी कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545। ठीक है, तो 545 में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को लोकसभा चुनती है, एक अध्यक्ष के पद के लिए, एक उपाध्यक्ष के पद के लिए। ठीक है, आगे देखिए, अध्यक्ष लोकसभा का पदेन होता है। जैसे राज्यसभा में राज्यसभा का पदेन कौन होता है? पदेन मतलब सर्वे सर्वा कौन होता है? तो सभापति होते हैं। वैसे ही लोकसभा का पदेन यानी सर्वे सर्वा कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, अध्यक्ष इस टाइम कौन है? ओम बिरला है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। लोकसभा अपने सदस्यों में से, ठीक है, तो अध्यक्ष लोकसभा का पदेन होता है। ठीक है, तो अध्यक्ष ही लोकसभा का सर्वे सर्वा होता है। ठीक है, आगे देखिए, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पारित करना होता है। ठीक है, देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, इसलिए इनको हटाने के लिए लोकसभा में ही एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, इनको हटाने के लिए, जैसे इनको हटाने के लिए कोई महाभियोग वगैरह नहीं लाया जाता है, कि जैसे हमें राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है,
उस तरह लोकसभा के अध्यक्ष पे महाभियोग नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये संसद का लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। इस पे एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, यानी कि लोकसभा के लोग ही इनको हटाएंगे। ठीक है, कोई महाभियोग वगैरह नहीं लगाया जाएगा। किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक, तो अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पारित करना होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? अनुच्छेद 86, 87, 88 और 89 के बाद अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 89 के बाद 90, 91, 92 और 93 पढ़ा। ठीक है, तो अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण, अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 88 में संसद मंत्री और महान्यायवादी, अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा, इसी में से क्वेश्चन आएगा। इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद।